नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। खास मौका भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को लेकर और मुलाकात को लेकर और द्विपक्षीय संबंधों को लेकर हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। जी पार्थसारथी साहब, पूर्व राजनयिक, मेजर जनरल जी डी बख्शी साहब और सत्ताधारी राजनीतिक दल बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा साहब। हम बता दें, इसमें हमारे साथ खास तौर से पाकिस्तान से जियो न्यूज़ चैनल के भी तमाम मेहमान जुड़ेंगे और सीधे पहले हम वहीं चलते हैं। हमारे साथ हामिद मीर साहब हैं। मीर साहब जी, बहुत शुक्रिया पुण्य प्रसून वाजपेयी साहब। हमारे साथ यहाँ पे इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब सेनेटर परवेज़ रशीद साहब, पाकिस्तान के फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं और लॉ मिनिस्टर भी हैं, और उनके साथ हैं डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, और उनके साथ हैं हमारे साथ डिफेंस एनालिस्ट जनाब एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब। और क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं कि जो इंडिया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स की रूस में जो मुलाकात होने वाली है उस पर हमने बात करनी है, तो क्योंकि परवेज़ रशीद साहब नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी साथी हैं, तो उन्हीं से पूछ लेते हैं। परवेज़ रशीद साहब, पिछले एक साल से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान काफ़ी कशीदगी थी, काफ़ी तनाव था, तो ये एक साल की कशीदगी के बाद रूस में एक 30 मिनट की, आधे घंटे की मुलाकात हो रही है। आपको लगता है कि एक आधे घंटे की मुलाकात जो है वो पिछले एक साल की जो कशीदगी है उसको कम करने में कोई रोल प्ले कर सकेगी? मीर साहब, पिछले एक साल में जो वाक़यात हुए हैं उन्हें उनकी मुद्दत से उनका हुजम जो है वो मापा नहीं जा सकता, ना उसको वेट किया जा सकता है। एक साल में हमारी वर्किंग बाउंड्री के ऊपर बहुत से वाक़यात हुए और हमारी तरफ शहादतें भी हुई वर्किंग बाउंड्री पे, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो वाजपेयी साहब ने माजरत चाहता हूँ, मोदी साहब ने जो तकारीर फरमाई, ख़ास तौर पर बांग्लादेश में जाके जो उन्होंने ख़ुद अपने बारे में इंकशाफात किए या एतराफ़ात किए, एतराफ़ किया उन्होंने, उससे पाकिस्तान में लोगों के दिलों में दुख तो बहुत हुआ और गुस्सा भी लोगों को पाकिस्तान में हुआ, और उसकी वजह से एक खलीज जो थी वो बहुत बड़ी उन्होंने बना दी पाकिस्तान के और अपने दरमियान। यकीनन अगर वो ये बातें ना कहते और उसी स्पिरिट को कायम रखते जो स्पिरिट उनके बरसर इक़्तिदार आने के बाद उनके इर्द गिर्द तमाम हमसाया मुल्कों ने उनके लिए, सार्क के सारे मुल्क जो थे वो उनके जीत की और उनकी हुकूमत में आने की खुशी जो थी उसमें शामिल हुए, उनकी खुशी में शामिल हुए। तो जिसकी खुशी में शामिल हुए उसने अपने लफ्ज़ों से और अपनी तकारीर से दुख तो बहुत दिया अपने हमसाया ममालिक के लोगों को। अब एक मुलाकात है, यकीनन इस मुलाकात में इतनी बातें नहीं हो सकती कि पूरे एक साल के दुख दर्द जो हैं वो दूर किए जा सकें, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको इब्तिदा करनी होती है जी, इब्तिदा करनी चाहिए। हमने आने वाली सदियों तक इसी तरीके से रहना है। हिंदुस्तान ने, पाकिस्तान ने, हम अपना जोग्राफिया बदल नहीं सकते। ना हिंदुस्तान अपना जोग्राफिया बदल के कहीं और दुनिया के खित्ते में जा सकता है, ना पाकिस्तान यहाँ से उठ के किसी दूसरे खित्ते में जाएगा। उन्होंने भी यहीं रहना है, हमने भी यहीं रहना है और सदियों तक रहना है। तो आने वाली सदियां जो हैं हमें उन पे अपनी नज़र रखनी चाहिए कि हमने आने वाली सदियों में एक दूसरे के साथ कैसे गुजारा करना है। माजी की तलखियाँ, शिकायतें, ज़्यादतियाँ सब दिल में मौजूद भी हैं, लेकिन आने वाले दिनों क्या उनमें मजीद रंग भरना है जी या उनको कम करना है? जी प्रसून वाजपेयी साहब, हमें लग रहा है कि एक बरस की जो पूरी यात्रा है उसको हर कोई याद करना चाह रहा है। 27 मई 2014 द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। जी पार्थसारथी साहब, जिस बात का जिक्र उन्होंने किया, हमको लगता है वहीं से बात उठाएं। बांग्लादेश दौरे के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सिरदर्द शब्द का इस्तेमाल किया था पाकिस्तान के लिए। म्यांमार में जो हुआ, जो यहाँ से वहाँ के आतंकवादियों के ऊपर जो कार्रवाई हुई, उसके बाद भी सवाल उठा कि क्या अटैक करके दाऊद को लाया जा सकता है, नहीं। लेकिन इन सब से इतर लखवी, जमातुल दावा, ये सारे हिंदुस्तान के भीतर के सवाल हैं। क्या इन सवालों के बीच इस मुलाकात को
किसी भी पॉजिटिव वे में देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? देखिए, पड़ोसी मुल्कों के लिए मिलना एक मौका होता है कि एक दूसरे को दिल की बात कहें और दिल की बात समझें। वज़ीर साहब ने कहा था सार्क समिट के बारे में। आई थिंक पाकिस्तान को एक बात ये समझना चाहिए कि जिस तरह से मोदी साहब के आने के बाद चीन समेत हर एक हमसाया या पड़ोसी मुल्क के साथ संबंध बहुत ही बेहतर हुए हैं। श्रीलंका के साथ वो गए, वहाँ इक़्तिसादी या आर्थिक संबंध बढ़ गए हैं। जो तमिल समस्या था उसका हल ढूंढ रहे हैं। जो बांग्लादेश गए तो वहाँ भी एक ऐसे माहौल बना जिससे हम सरहद के सवाल जो आज़ादी के दिनों से हमने उसको सॉर्ट आउट नहीं किया था, बॉर्डर इशू को हमने हल कर दिया। इसी तरह नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को अब एक सार्क को छोड़कर हमने एक ढांचा बना दिया है जिससे एनर्जी यानी कि ऊर्जा और कनेक्टिविटी यानी सड़कें बनाना, व्यापार को, ट्रेड को हम प्रोत्साहन करना, वो सब हो गया। लेकिन ये पूछना चाहिए तो इलाके, जैसे कि वज़ीर साहब कह रहे थे कि इलाके में माहौल बिगड़ गया है, ये मैं बात कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। हाँ, पाकिस्तान के साथ कुछ समस्याएं हैं जिस पर हल होना चाहिए। अगर हमारे आपने सवाल उठाया जो बयान दिए गए थे, बयान जो बांग्लादेश में दिया गया था वो जो असलियत था उन्होंने कहा, जो म्यांमार के बाद जो हमारे वज़ीर और मंत्री ने कहा मैं उसको उचित नहीं समझता हूँ, नाजायज़ समझता हूँ जो मंत्री राठौर ने कहा। हम एक मिनट, हम इसके रिफ्लेक्शंस देखना चाह रहे हैं। मीर साहब आपके साथ, चूंकि एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ जी। ये मौके से एक मौके से एक मीटिंग से बात जो हमारे मसले हैं, समस्याएं हैं, वो हल नहीं होते हैं। लेकिन अगर एक माहौल बना सकें जिससे हम एक दूसरे के साथ संपर्क रख सकें, बातचीत हो, मैं नहीं समझता हूं कि जो बातचीत पहले हो रही थी वो कॉम्पोजिट डायलॉग वो नहीं होने वाला। नहीं, लेकिन बातचीत अगर हो तो अच्छी। अच्छा, फॉरेन सेक्रेटरीज के साथ, इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ, उस पे बात कर लेते हैं, डीजीएमओ के बीच। अमजद शुएब साहब से बात कर लेते हैं जी। जनरल अमजद शुएब साहब, मेरे ख्याल में वो अच्छी बात होगी, तो देखें क्या होता है जी। अच्छा, जनरल अमजद शुएब साहब, ये जो इंडियन मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, ख़ासतौर पे द हिंदू अखबार में एक रिपोर्ट आई है कि ये जो मीटिंग हो रही है रशिया में नवाज शरीफ साहब की और मोदी साहब की, तो ये इनिशिएटिव इंडिया की तरफ से लिया गया। उनके फॉरेन सेक्रेटरी जयशंकर साहब ने पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी एजाज चौधरी साहब से 3 जुलाई को कांटेक्ट किया और कहा कि हम मीटिंग करना चाह रहे हैं। इससे पहले मोदी साहब ने 16 जून को टेलीफोन कॉल भी की नवाज शरीफ साहब को, और 3 जुलाई को अब वो कह रहे हैं कि हमने आपसे मुलाकात करनी है और मुलाकात फिक्स हो गई। तो ये इनिशिएटिव इंडिया ने लिया है। तो पहले इतनी कन्फ्रंट्रेशन थी, इतना तनाव था, ताल्लुकात एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स आ रही थी, तो ये इंडिया का ये इनिशिएटिव जो है इसको आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक इस इनिशिएटिव का ताल्लुक है, पहली बात तो ये कि मैं वेलकम करूँ मुलाकात को कि ये हो रही है और ये खुशाइन चीज़ है। जब आप बातचीत करते हैं तो गलतफहमियाँ भी दूर करने का मौका मिलता है और मसाइल का जिक्र आता है तो उनके हल की तरफ भी तवज्जो होती है। जो आज दिन तक हम जिस तबाही का शिकार हैं उसकी वजह यही है कि 67-68 ईयर्स गुजर गए और जो झगड़े थे, हमारे मसाइल थे, उन पे हमने कोई अभी तक पेशरफ्त नहीं की और इसके अलावा और झगड़े आके दरमियान में शामिल होते गए, जैसे पानी का इशू अब निकल आया। तो एक तो ये खलूस चाहिए कि इनको हल किया जाए। अब बात यह है कि पाकिस्तान में इस असना में, इस दौरान में क्या हुआ जिसकी बुनियाद पे अक्रॉस द बॉर्डर ये सोच आई कि बात कर लेनी चाहिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो इन दिनों में जिक्र आया है, मोदी साहब के अपने एतराफ़ या उनके अपने वज़रा के एतराफ़ के अलावा वो शवाहिद और वो चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे सामने आई कि हिंदुस्तान यहाँ पे दहशत गर्दी को हवा दे रहा है पिछले काफ़ी अरसे से। बलूचिस्तान का इशू भी, कराची के इशू में भी, और फिर ये तो तीसरी सरजमीन से बात उठी कि MQM के बाद लीडरों को पैसा दिया जा रहा है वहाँ पे। अब ये चीज़ है कि जब ये शवाहिद आ रहे हैं, ये सारा कुछ हो रहा है, तो पाकिस्तान में तो बावेला मचा हुआ है।
और पाकिस्तान में ये पब्लिक ने पहली दफ़ा महसूस किया है कि हुकूमत के ऊपर दबाव लाना चाहिए। जब इतना कुछ यहाँ पे हो गया, हम तो बॉम्बे के बाद वहाँ पे कोई वाक़या नहीं हुआ वहाँ पे, और हिंदुस्तान ने 7 साल गुजारे, हमारे साथ बातचीत नहीं की, यही कहते रहे कि पाकिस्तान पहले दहशतगर्दी बंद करे, जबकि हो नहीं रही और पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है। तो पाकिस्तान तो बावजूद इसके कि आज कंफर्म्ड है ये चीज़ें कि हिंदुस्तान यहाँ सब कुछ करवा रहा है, हम बातचीत के लिए फिर भी जा रहे हैं, तो कम से कम ये राइट आपका बनता है कि यूनाइटेड नेशन में आप ये सारा किस्सा उठाएं ताकि इसका हल निकाला जाए, क्योंकि हिंदुस्तान भी बारहा ये पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम जो इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर उठा चुका है। मामला हल करने से पहले ये बड़ा जरूरी है कि एक दूसरे की पोजीशंस वाज़ेह हो जाए कि आप कहाँ खड़े हैं, ताकि उनको एड्रेस करने में आपको आसानी रहे। और अगर ये वाज़ेह हो जाता है कि हिंदुस्तान आज ऐसी पोजीशन पे खड़ा है जहां से वो दहशतगर्दी करवा रहा है, तो फिर इसका अजाला होना चाहिए। अब जब आप ये इंटरनेशनल फोरम पे खड़े करने ये चीज़ अपनी उठाने के लिए जा रहे हैं, तो मेरा अपना अंदाजा है कि सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए कुछ इकदाम किए जा रहे हैं, जिनमें से एक ये भी है कि आप वहां पे मुलाकात करें। हम इस सवाल को यहाँ जरा हम लेते, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। मैं दुआ करता हूँ, तवक्को करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ और तवक्को करता हूँ कि अमन के लिए तो पेशरफ्त हो, लेकिन जो शब्द उठाए गए, हाँ, इसमें ये बड़ा एक सवाल है, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर सत्ताधारी दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और जेडी बख्शी साहब भी हैं। हम दोनों से हम बख्शी साहब पहले आपसे जानना चाहेंगे, एक देखिए एक एम्बियंस है जो पाकिस्तान से आ रहा है कि भारत पहल कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के भीतर क्यों हम बातचीत कर रहे हैं। और हम यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि वो जब हमारी स्थितियों को नहीं समझ रहा है तो हम क्यों बातचीत करते हैं। तो इस बातचीत का मतलब क्या है? हम संबित के पास जाएं उससे पहले हम आपसे इससे जाएं। देखिए, एक फौजी के तौर पे अगर हम इस तरह की बातें सुनेंगे जो अभी कही गई हैं, वो थोड़ा अगर हकीकत को आप एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो क्या बातचीत होगी साहब। 30 साल से मैं साफ बताना चाहता हूँ, 30 साल से इस मुल्क के लोग परेशान हो चुके हैं। पहले टेररिज्म का दौर चलाया गया पंजाब में, 21,000 अफराद हमारे वहाँ शहीद हुए। फिर ये दौर जब वहाँ ख़त्म किया गया तो ये जम्मू कश्मीर में धकेल दिया गया और हमारे कोई 42 से 44,000 अफराद वहाँ पे शहीद हुए हैं। और जब वहाँ पे भी साहब कंट्रोल में कर लिया गया, स्थिति पे काबू ला दिया गया, तो पूरे भारतवर्ष में बमों का धमाके और गोलियां चलाना, और फिर आप कह रहे हैं कि साहब वहाँ कुछ हो नहीं रहा। अब ये बयान हमने सुना। अरे साहब, जो पूरी दुनिया ने टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर हमारे 165 अफराद शहीद होते देखे हैं, 10 वहाँ से जो आपने बाशिंदे भेजे, जिनमें से एक हमारे सामने अजमल अमीर कासम हमारी पुलिस की गिरफ्त में आया। दुनिया ने तमाशा देखा, ट्रेलर देखा। हम उससे आगे बढ़ सकते हैं, हकीकत से मुंह मोड़े। हम प्राइम मिनिस्टर इससे आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है? इस बातचीत का मतलब यह है? देखिए साहब, बढ़ने की कोशिश। अब देखिए, एक शेर है बड़ा अच्छा उर्दू में, मैं पहल करूं या हो उस तरफ से इब्तिदा, मुद्दत गुजर गई है इसी इंतजार में। 30 साल तो हम खाते रहे। संबित पात्रा, ये एक बड़ा सवाल है, एक मैसेज या कहें दोनों दिशा में एक एम्बियंस बार बार निकल कर आता है कि ये बातचीत किस दिशा में जाएगी, कोई मतलब है या नहीं है। बावजूद इसके 1 बरस के बाद आधे घंटे की मुलाकात तय हुई है, और इससे आपको क्या लगता है? कोई आशान्वित हैं आप? लगता है कुछ ब्रेक थ्रू हो जाएगा? संबित पात्रा। देखिए पुण्य जी, मुझे लगता है, मैं देख तो नहीं पा रहा हूँ टीवी, मगर जितने लोग बैठे हैं शायद सबसे कम उम्र का मैं हूँ। थोड़ा वक्त दीजिएगा, मैं बड़े ध्यान से सबको सुन रहा था। नंबर 1, मुझे लगता है और सभी लोग मानेंगे कि सिविलाइजेशन जो होती है, उस सिविलाइजेशन का बैकबोन डायलॉग होता है। अगर सिविलाइजेशन में कहा जाए कि हम डायलॉग ही नहीं करेंगे तो वो सांस्कृतिक नहीं हो सकता है, वो देश और राष्ट्र ही नहीं हो सकता है। सभ्य राष्ट्र डायलॉग में विश्वास रखते हैं। और दूसरी बात है, जब डायलॉग चंद घंटों की दूरी पर हो, चाहे कितनी भी हम दोनों के बीच में वैमनस्य हो, कितनी भी हम दोनों के बीच में तथाकथित रूप से एनिमिटी हो, नेगेटिविटी को एटमॉस्फेयर में नहीं आने देना चाहिए, पॉजिटिव रखकर ही हमें बढ़ना चाहिए, क्योंकि दोनों मुल्कों के राष्ट्र अध्यक्ष चंद घंटों के बाद ही मिलने वाले हैं। तो आशावादी बनना ही एक अच्छा लक्षण है। तीसरी बात है, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, मुझे लगता है जो लोग पाकिस्तान से अभी बोल रहे थे वो उम्र में तराज होंगे और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और बड़े लोग हैं। उनमें से 2-3 बातें मुझे पसंद नहीं आई, तो मैं कह दूं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर गड़बड़ी फैला रहा है, जिससे पाकिस्तान में एक गमगीन सा माहौल बन गया है, दुख का माहौल बन गया है। जनाब, मैं इससे वैरी करूंगा।
अदरवाइज मैं बड़ा एग्रेसिव रहता हूं, मगर चूंकि कुछ घंटों बाद मुलाकात है तो बड़े स्लोली और अजब के साथ कहूंगा कि आप देखिए, आपके लोग परेशान आपके सिस्टम से हैं। जब पेशावर का कांड घटा, हम सब लोग यहाँ बहुत ही गम के साथ टेलीविजन चैनल के सामने बैठ के वो तमाशा देख रहे थे, जहाँ दहशतगर्दियों ने छोटे छोटे मासूम बच्चों को मार दिया। जो माएँ आपकी थी पाकिस्तान की, वो रो रही थी और वो पाकिस्तान को कोस रही थी। वो कह रही थी कि पाकिस्तान ने ही इस प्रकार के दहशतगर्दियों को पनाह दिया है, जिसने हमारे बच्चों तक को बख्शा नहीं, बच्चों को मार दिया जनाब। और आप कहते हैं कि लोग हमसे परेशान हैं। लोग हमसे परेशान नहीं है, लोग आपके सिस्टम से परेशान हैं। आप तो बड़े बड़े लोग हैं, आपको अपना सिस्टम ठीक करना चाहिए। जी, हम जवाब लेते हैं। जी हामिद साहब। चलें ठीक है, ये आपने बात कर दी तो वाजपेयी साहब, मैं इस पे एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब से पूछ लेता हूँ। शाहिद लतीफ़ साहब, ये संबीत पात्रा साहब बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, वो कह रहे हैं कि जब पेशावर का वाकया हुआ तो वो जो बच्चे शहीद हुए थे तो उनकी माएँ पाकिस्तान को कोस रही थी। वो सही कह रहे हैं? देखें, बात यह है कि हमने ये देखना है कि इस सारे मामले की बैकग्राउंड क्या है। हम तो एक इंसिडेंट पे आ गए ना कि पेशावर में हुआ, लिहाजा सारी माएँ उनको कोस रही थी। ये पाकिस्तानियों के इल्म में नहीं है ज़्यादातर के, तो अब सारे मामलात जो हैं वो सामने आ रहे हैं और कब से सामने आने लगे। देखिए, हमारे मेहमान हिंदुस्तान में जो बैठे हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि जी ये दहशतगर्दी जो है पिछले 30 साल से हिंदुस्तान में ऐसा हुआ तो वैसा हुआ, जिसको ये कोट कर रहे हैं। 1971 को हम भूल रहे हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कह रहे हैं वहाँ पे खड़े होके बांग्लादेश में कि जनाब पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत हमने की, मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश में, ईस्ट पाकिस्तान में हमारी फौज लड़ी और उसको हमने 2 टुकड़े कर दिया। वो बड़े फख्र से कह रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ये मैं तो नहीं कह रहा। तो बताइए कि रियासती दहशतगर्दी की बुनियाद 1971 में किसने रखी? हम मफरूजों पे ना जाएं, हम हकायक के साथ। अच्छा, अब हम 1971 से आगे निकल सकते हैं 2015? बिल्कुल आना चाहिए। 2016 की तरफ मैं उसी की तरफ आपको लाता हूं। इस दौरान भी अभी भी आप देख लीजिए, एक बीबीसी की रिपोर्ट आई है, उसमें फिर से उन्होंने रॉ की इन्वॉल्वमेंट की बात की है। एएस दौलत जो है इनके रॉ के चीफ, आज 11 साल बाद उनको होश आया, वो उठ खड़े हुए, उन्होंने बयान दाग दिया, उन्होंने भी रॉ की इन्वॉल्वमेंट और फंड्स की बात की है। हम किस किस के बयान को इस मौके पे कोट करें? देखें, बात यह है कि अभी इन्होंने बात की तारीखी, इन्होंने एक बात कर दी कि जी डायलॉग जो है वही सिविलाइजेशंस उनके आपस में मसाइल हल करने का रास्ता है। ये कॉम्पोजिट डायलॉग मोदी साहब ने बंद किया ना। किस बात पे बंद किया? कि जी वो वहाँ पे हम उनको मिलने जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ लोगों के साथ मुलाकात हुई है जो कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ये कोई तरीका है मुल्कों के अंदर डायलॉग बंद करने का? तो मकसद ये है कि ये सारी बातें मद्देनज़र रखते हुए, शिकायत शिकवे तो बहुत हैं, मगर हमें हकायक को सामने रखते हुए इस बात को तय करना होगा कि अगर हमें आगे चलना है तो पिछला जितना ट्रैक रिकॉर्ड है, हम डायलॉग की बात करते हैं। बताइए, 68 साल से हम डायलॉग ही कर रहे हैं ना, हमारा कोई मसला इस डायलॉग से हल हुआ है? तो जब तक आप मुखलिस नहीं हैं, हम भी डायलॉग करना चाहते हैं। जहां तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है, पाकिस्तान ने सफर किया है और जो पाकिस्तान ने आज स्टेप्स लिए हैं उसको पूरी दुनिया एक्नॉलेज कर रही है। नॉर्थ वजीरिस्तान में जो कुछ हमने किया है वो माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो जब हम इतनी संजीदगी से आगे बढ़ रहे हैं और आज आप फिर भी मफरूज़ों की बुनियाद पर कोट करते हुए मुख्तलिफ चीज़ों को, हम तो मफरूज़ों की बात नहीं कर रहे, हम तो आपके मिनिस्टर्स को कोट कर रहे हैं। आपके डिफेंस मिनिस्टर ने जो बात की थी कि कांटे का जवाब कांटे से होगा, फिर आपकी फॉरेन सेक्रेटरी ने जो बात की थी वो भी हमारे सामने है कि राहदारी जो है हमें किसी सूरत कबूल नहीं, उसे किसी कीमत पर भी हमें रोकना पड़ा तो हम रोकेंगे। तो किस कीमत की आप बात कर रहे थे? दहशतगर्दी के जरिए आप कह रहे थे। ठीक है, अच्छा वाजपेयी साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं पार्था सारथी साहब से पूछना चाह रहा हूं। पार्था सारथी साहब, आप ये जो पाकिस्तान में हमारे मेहमान हैं इनकी बातचीत सुन रहे हैं, ये बार बार बीबीसी की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं जिसमें ये कहा गया था कि जो MQM है उसको इंडिया की तरफ से फाइनेंसिंग की जाती है। तो आप तो पाकिस्तान में बतौर डिप्लोमेट पाकिस्तान में अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे चुके हैं, इस पे आप का क्या ख्याल है कि ये जो बीबीसी की रिपोर्ट में MQM पर इंडियन फंडिंग का जो इल्ज़ाम आ रहा है, तो इससे आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब और मोदी साहब की जो मुलाकात होगी तो उसमें भी ये मसला ज़ेर बहस आ सकता है? नहीं, अगर नवाज शरीफ साहब इस मसला को उठाना चाहें तो ज़रूर उठाएं, उस पर कौन की आपत्ति है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ब्रिटिश सरकार से ये सब इसको उन्होंने इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है ऐसे कोई दस्तावेज नहीं है जिसके बारे में ये कहा गया है। तो मैं वेट करूंगा जब तक ब्रिटिश सरकार से कोई जवाब नहीं आए
कोई करस्पॉन्डेंट कुछ कहे, कोई MQM लीडर जो वहाँ पकड़ा गया है लंदन में कुछ कहे, उस पर मैं यकीन नहीं करता। नहीं पारसा साहब, इसमें एक चीज़ जोड़ दो, हमें एक चीज़ और लग रही है, क्योंकि रेफरेंसेस जो आ रहे हैं कि क्या कहा गया, मिनिस्टर्स यहाँ क्या कह रहे थे, डिफेंस मिनिस्टर क्या कह रहे थे, यहाँ पर भी जिक्र होता है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ राहिल साहब क्या बोल रहे थे, वह भी धमकी दे रहे थे। क्या ये माना जाए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ इस स्थिति में हैं कि कोई ब्रेक थ्रू की दिशा में बढ़ेंगे? ऐसा लगता है? एक चीज़ मैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों को साफ कहना चाहता हूँ, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, सारी दुनिया जानती है कि जहाँ तक रिश्ते अफ़गानिस्तान, इंडिया या अमेरिका के साथ हो, नवाज शरीफ साहब का कोई औकात नहीं। वहाँ फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी और रिश्ते इन देशों के साथ नवाज शरीफ नहीं, रहील शरीफ चलाते हैं। और रहील शरीफ के बयान हमने सुना है। हम ये भी जानते हैं तिजारत या व्यापार के सवाल में नवाज शरीफ आगे बढ़ना चाहते हैं, फौज ने रोका। तो बात यह है, हिंदुस्तान में निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं मोदी साहब जी, मोदी साहब लेते हैं। फौज का कोई इसमें औकात नहीं है। नहीं, मुझे हामिद मुझे बोलने दीजिए, पूरा करना चाह रहे हैं उसके बाद। हामिद मुझे बोलने दीजिए, आप इंटरप्ट ना करें, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। तो बात यह है कि इस तरह की एसिमेट्री है, एक तरफ से एक देश में उनके तरफ से फौज चलाती है, लेकिन सामने हमारे बैठते हैं नवाज शरीफ, जिनका कोई हक नहीं है इन चीज़ों में। तो ये मसला हमें समझना चाहिए। इसके बावजूद मेरा कहना यह है कि अगर हम कुछ मसलों का सामना करें, एक 2003 में सीज फायर का ऐलान हुआ, उसका पालन नहीं हो रहा है। कम से कम DGMOs मिलकर लाइन ऑफ कंट्रोल पर और इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक किस्म का सामान्य स्थिति या नॉर्मल सी लाएं, ये हो सकता है। दूसरी बात, फॉरेन सेक्रेटरी हमारे वहाँ गए थे, ज़रूर उनके फॉरेन सेक्रेटरी यहाँ आए, जो भी दूसरे विषय हैं उस पर बातचीत हो सकती है। उससे आगे मैं नहीं समझता हूँ कि एक मुलाकात से और कुछ होने वाला है। चंद सेकंड, हमिद एक मिनट लौट रहे हैं। हमिद आप ही के पास आ रहे हैं। देखिए आप पारसा सारथी साहब, देखिए आप जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपके वज़ीर आज़म की कोई औकात नहीं है, मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगा। और एएस दौलत ने जो इंकशाफात किए हैं, और मैं ये नहीं कहूंगा कि मोदी साहब की औकात नहीं है। असल इंडिया की फॉरेन पॉलिसी रॉ चलाती है। जो आपने इल्जामात लगाए हैं वो परवेज रशीद साहब फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, मैं नहीं कह रहा हूं आपके दोस्त अमेरिकन हैं, आपके दोस्त अमेरिकन हैं, अमेरिकन कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। आई एम कोटिंग फ्रॉम यू क्रिस्टीन फेयर, आई एम कोटिंग फ्रॉम यू रॉबर्ट ब्लैकवेट। मैं नहीं, अमेरिकन ने नहीं कहा। क्या कह क्रिस्टीन फेयर ने क्या लिखा है? अमेरिकन ने ये बात कहीं पे नहीं कही। क्रिस्टीन फेयर अच्छा, अमेरिकन ने ये कहां पे कहा है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी राहील शरीफ चलाता है? आर्मी रूल्स एंड नॉट द इलेक्शन डिप्लोमेट है, मुझे बताइए अमेरिकन ने कहां पे कहा है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी राहील शरीफ चलाता है? प्लीज गिव मी ये हमारी व्यू है, गिव मी द रेफरेंस, गिव मी वन रेफरेंस। दिस इज सेड बाय क्रिस्टीन फेयर। आपका व्यू है ना, ये आपका व्यू है। अमेरिकन, आप जरा मेहरबानी कीजिए और परवेज रशीद साहब का व्यू सुन लीजिए। अमेरिकन कह रहे हैं, आप जरा परवेज रशीद साहब का व्यू सुन लीजिए ना। आप किसी इलाके में जाइए, स्पोक्सपर्सन नहीं हूं नवाज शरीफ साहब का। आप जी अफगानियों से बात कीजिए, अफगान भी यही कहते हैं कि जब राहील शरीफ हमारे वजीर आजम जब जाते हैं पाकिस्तान को, वो अहमियत नहीं देते हैं। राहील, आपने कहा कि अमेरिकन कहते हैं, तो आपके पास रेफरेंस नहीं है, आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। GHQ में बात करें, जो आपने इल्जाम लगाया है, आपने जो इल्जाम लगाया उसका जवाब ले लेना। परवेज रशीद साहब बैठे हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बैठे हैं हमारे पास, उसे जवाब ले लें। आप क्यों नहीं उनसे जवाब सुनना चाह रहे? मैं सुनने के लिए तैयार हूं जी। मैं इंतहाई अदब से, एहतराम से आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहूँगा कि अगर जो कुछ आप कह रहे हैं उस पर आपको खुद भी अगर यकीन हो, तो फिर तो आपको अपने दफ्तर खारजा से और अपने वज़ीर आज़म साहब से, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है, उनसे गिला होना चाहिए। अगर वाकया ही ऐसे ही है जैसा आप फरमा रहे हैं, तो फिर आप नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करना क्यों चाहते थे? इसलिए फिर आपने ये दावतनामा भेजा क्यों कि आप नवाज शरीफ साहब से मिलना चाहते हैं? देखिए, पाकिस्तान में
पाकिस्तान की रियासत जो है वो एक आईनी तौर पर आइन के नज़्म नस्क के तहत चलती है, उसकी एक पार्लियामेंट है वाली नहीं है। और पाकिस्तान की रियासत जो है वो अपने आइनी अदारों को तस्लीम करती है। दुनिया में ना कभी किसी को उनसे शिकायत पैदा हुई है, ना पाकिस्तान में किसी को उनसे शिकायत पैदा हुई है। ये कहना बहुत आसान है। इस तरीके से सारी मेरी बात सुन लीजिए ना, आपकी सारी बात सुनिए। अगर हमें आज, मेरा ख्याल ये था कि हम एक बहुत ही संजीदा गुफ्तगू करेंगे कि कल एक दो दुनिया के अहम मुल्क हैं, पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, हिंदुस्तान को भी दुनिया में एक मुल्क के तौर पर जाना जाता है। दो जिम्मेदार रियासतों के जिम्मेदार सरबराह इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो मिल रहे हैं। हम उस पर एक अच्छी गुफ्तगू करें जिससे दुनिया में भी एक अच्छा मैसेज जाए। आपने जो कुछ फरमा दिया उसके बाद अगर मैं ये कहूँ कि कश्मीर में हिंदुस्तान की सिविल हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं चलती, गुज़िश्ता एक तवील अरसे से वहाँ पे फ़ौज की पॉलिसी चलती है कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में, और एक काबज़ फ़ौज है जिसके खिलाफ रोज़ एहतजाज होता है वहाँ पे, और सिविल हुकूमत वहाँ पे बेबस नज़र आती है। ना कश्मीर की सिविल हुकूमत की कोई बात सुनता है, ना दिल्ली की सिविल हुकूमत की कोई बात सुनता है। तो मैं भी ये कह सकता हूँ, और दुनिया इसके शवाहिद जो है वो भी लिए फिरती है अपने हाथ में, कश्मीरी भी दुनिया में ये बात सारी दुनिया को बताते फिरते हैं। तो क्या उससे कल की मुलाकात जो है उससे जो अच्छी तवक्कुआत रखी जा सकती थी कि जो मुलाकात हो रही है और आपकी ख्वाहिश पे हो रही है, आपकी ख्वाहिश पे हो रही है। और मुझे बताइए कि ये कौन से अदाबे मुलाकात हैं कि पहले आप ख्वाहिश करते हैं कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, और फिर उसके बाद आप कहते हैं कि जिससे मैं मिलना चाहता हूं उसकी तो हैसियत ही कोई नहीं है। तो फिर जिसकी हैसियत ही कोई नहीं उससे मुलाकात के लिए आप तड़प क्यों रहे थे? आपकी इतनी ख्वाहिश क्यों थी मुलाकात करने की? परवेज साहब, आप अपने घर में खुश रहिए, हम अपने घर में खुश हैं। परवेज साहब, मैं आपका जवाब देने एक मिनट जवाब देना चाहता हूं। हम आपके जो चुने हुए इदारे हैं, आपके जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैं, हम उसके इज्जत करते हैं, इसलिए हम मिल रहे हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी। अमेरिकन जैसे हम आपके फौज से के साथ बात नहीं करते, हम सिर्फ आपके डेमोक्रेटिक इदारों से बात करते हैं, ये याद रखिए। अफगान तो अशरफ गनी साहब GHQ जाते हैं सबसे पहले, हम नहीं करते, क्योंकि हम आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का इज्जत करते हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि हकीकत हमारे इसमें हम आप इज्जत करेंगे। हमारी पूरी ख्वाहिश यही है कि कुछ बड़े बात आगे बढ़े, कुछ गुफ्तगू हो, कुछ सीज़फायर लाइन पर कुछ अमन शांति आए, कुछ ये हम चाहते हैं। और इसलिए आपके वज़ीर आज़म को हम इज्जत करते हैं, लेकिन हम असलियत को अपने ध्यान से नहीं हटा सकते। इज्जत करते हैं आपके इदारों को, आपके पार्लियामेंट, आपको, आपके वज़ीर आज़म को इज्जत करते हैं, इसलिए मिलते हैं। चले ठीक है, बहुत हम जानते हैं कि लिमिटेशंस हैं। लेकिन जो AS दौलत ने अपनी किताब में जो कुछ लिखा है उससे हमें भी पता है कि वो आपकी कितनी इज्जत करते हैं। एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। तुरंत लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक। चर्चा हमारी लगातार जारी है, चूंकि मुलाकात होनी है उफा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ, प्रधानमंत्री मोदी की। कुछ सवाल जो चर्चा से निकल रहे हैं बख्शी साहब, उसमें एक चीज़ है जो फैक्ट है, वो बातचीत के टेबल पर आ पाता है या नहीं आ पाता है, या फिर एक डिप्लोमेटिक स्टेटस के तौर पर यह बातचीत निकलती है हर बार, क्योंकि लगातार एक मैसेज है इस बीच में कि भारत और पाकिस्तान वाकई पड़ोसी है और सिर्फ पड़ोसी ही है। ये मैसेज क्यों है और इसके आगे बात क्यों नहीं जाएगी? वाजपेयी जी, इसके पहले कि मैं इसके ऊपर जाऊं, चंद एक पहलू जो बहुत अहम उठ के आए हैं इस गुफ्तगू से, मैं ज़रा उनकी तरफ तवज्जो ले जाना चाहता हूँ। चलिए, आप जो हम कहते हैं उस पर मत जाए कि भाई हिंदुस्तानी जो कहेंगे पाकिस्तानी हमारे दोस्तों उसको मानेंगे नहीं। मेरा कहना है, आप ज़रा सुने मोहतरमा क्लिंटन, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने आपको हिदायत दी कि अगर आप अपने घर में सांप पालें, सांपों को दूध पिलाएं और ये उम्मीद करें कि केवल वो आपके पड़ोसियों को काटेंगे, आपको नहीं, तो ये भूल है। प्लीज आप आपने जो पाले हैं सांप, अगर वो आज आपको डस रहे हैं तो आप हमें क्यों दोष दे रहे हैं? ये हमें समझ नहीं आया। बहुत पहले से हम लोग कह रहे हैं कि देखिए जनाब,
जो लोगों जिस किस्म के दहशतगर्दों को आप पाल रहे हैं हमारा नुकसान करने के लिए, अफगानिस्तान का नुकसान करने के लिए, ईरानियन बलूचिस्तान में नुकसान करने के लिए, साहब एक दिन वो आपको महंगे पड़ेंगे। आज वो दिन आ गया है। आप प्लीज हमें क्यों कोस रहे हैं, हमें क्यों कोस रहे हैं आप इसके लिए, जो कि आपकी खुद की करनी खुद की भरनी है। आप सांपों को दूध पिलाएं, वो आपको डसेंगे, और ये हो रहा है और ये होगा आगे। इससे दोनों प्राइम मिनिस्टर वाकिफ हैं? बेशक वाकिफ है। अगर वाकिफ हैं और इन परिस्थितियों के बीच बातचीत हो रही है तो एक मैसेज मौजूदा वक्त में रशिया में ISIS का भी है। हम ये कह रहे हैं क्या एक नई परिस्थिति बन रही है कि तालिबान अफगानिस्तान बात भी कर रहे हैं, IS उधर सक्रिय हो रहा है, एक परेशानी दुनिया के सामने आ रही है, क्योंकि टेररिज्म को लेकर नए सवाल ISIS के साथ। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये जो ISIS है ये ईरान के साथ रुका हुआ है। जो भी अभी अफगानिस्तान में हो रहा है वो चंद लोग हों जो तालिबान में थे, मुल्ला उमर और लीडरशिप से नाखुश होके ISIS का नाम ले लिया उन्होंने। देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन देम एंड अबू बकर अल बगदादी। ये हमें समझना चाहिए। अच्छा, इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं? हाँ, अच्छा भाई साहब, दूसरी बात, मेरा कहना ये है देखें कि जरूर बातचीत होनी चाहिए, डिवाइड करें ना, जरूर कशीदगी को कम कीजिए। अगर सारा टाइम आप ले लेंगे तो फिर इधर से जवाब तो नहीं आप सुनने का मौका दे रहे ना। चल, हाँ जी, देखें ये भी हिलरी क्लिंटन साहब को याद किया गया। बहुत अच्छी बात है, आपको ऐसे लोग याद आ जाते हैं। पहले तो आपने अमेरिका को कोट किया था, हमने चैलेंज किया तो आपने कहा ये हमारा व्यू पॉइंट है। इसमें मैं मान लेता हूं कि हिलरी क्लिंटन जो है उसका वो सांपों वाला डायलॉग आपको, चूंकि वो बार बार रिपीट किया जाता है, क्या मैं गुजारिश कर सकता हूं कि इन सांपों को दूध कौन पिलाता रहा है? ये तो अब सामने आ गया ना, आपके अपने बयान हैं। आपके AS दौलत कह रहे हैं कि रॉ जो है वो फंड करती थी। ये सांप कहाँ के हैं ये भी इंशाल्लाह तारीख बताएगी। ये सांप किसने पैदा किए, इनको दूध कौन पिलाता रहा, ये तो अब खुले आम सारी बातें आ रही हैं। और आपकी इत्तला के लिए मैं अर्ज कर दूं, चूंकि आपने हिलरी क्लिंटन साहबा को कोट किया तो मैं भी 2 अमेरिकन को कोट कर देता हूं। चक हेगल साहब जो हैं उनकी जरा कंप्लीट रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा कि उन्होंने किस डिटेल में जाके लिखा कि अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के जरिए दहशतगर्दी में भारत कितना पैसा लगाता है और किस तरह उसको मैनेज करता है। इसी तरह आपके जनरल मैकक्रिस्टल जो ISAF कमांडर थे अफगानिस्तान में, उन्होंने बाराक ओबामा को कंप्लीट रिपोर्ट लिखी थी। उस रिपोर्ट में भारत का वो चेहरा उन्होंने दिखाया और कहा कि अगर इसी तरह हालात चलते रहे तो अफगानिस्तान पाकिस्तान में जिस तेजी से ये डिस्टेबलाइजेशन हो रही है, ये अमेरिका इसको कंट्रोल नहीं कर सकेगा। तो बात यह है कि अगर आप एक को कोट करेंगे तो हम भी 5-6 कोट कर देंगे। मैंने तो सबसे बड़ा कोट आपके प्राइम मिनिस्टर को किया कि आज से 40-45 साल पहले जिस रियासती दहशतगर्दी की बुनियाद आपने रखी, क्या आप जस्टिफिकेशन दे सकते हैं? पाकिस्तान को बदनाम करते रहे आप कि जनाब पाकिस्तान रियासती दहशतगर्दी करवाता है। आपके तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद कह दिया हमारी जो दहशतगर्दी है वो आप अजम्पशन की बुनियाद पर कह रहे हैं। अच्छा, अब आपका रिस्पांस हो गया। भाई साहब, मेरा ख्याल है थोड़ा सा मीटिंग जो है जो रशिया में मीटिंग हो रही है, थोड़ा सा उस पे भी बात कर लें, क्योंकि अब उन्होंने बात खास रशिया में मीटिंग हो रही है जी। आपने अगर हमसे कुछ पूछना ही नहीं था तो बुलाया क्यों है? कह रहे हैं हमारे एक बंगाली आपकी इलेक्शन जीतकर आपका प्राइम मिनिस्टर बनने वाला था, आपने उसको बनने दिया, आपने वो इलेक्शन का पूरा ओवरटर्न कर दिया क्योंकि भुट्टो साहब बनना चाहते थे। आपने टिक्का खान साहब को वहां भेजा। आप हमुदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ लीजिए, क्या कत्लो गारत वहां हुआ। वहां पे 10 मिलियन रिफ्यूजी हमारे हमें लग रहा है बख्शी साहब हम सारे आपकी जो मुसीबत थी आपने हमारे गले टांग दी। आप क्या उम्मीद करते हैं? हम संबित पात्रा हमारे साथ चूंकि जुड़े हुए हैं। अच्छा, लगातार संबित जी एक सवाल, हम 1 मिनट संबित पात्रा कुछ बोलना भी इस पे चाह रहे हैं क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस मुलाकात को लेकर इंतजार है और इंतजार इस रूप में है कि क्या वाकई दोनों देशों के बीच ये मुलाकात किसी नए रिश्तों के साथ आगे बढ़ पाएगी? संबित जी, ये कुछ सवाल हैं जो पुराने पन्ने खुलते हैं, चीजें उलझ जाती हैं, आपको क्या लग रहा है? नहीं देखिए, मैं बड़े ध्यान से सबको सुन रहा था। मैं चारों तरफ हवा में नेगेटिविटी देख रहा हूं। अमेरिकन को कोट किया जा रहा है, इंडिया को बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है हम दहशतगर्दी फैला रहे हैं। इसके मूल में जाना होगा। आप देखिए, पाकिस्तान का जो पूरा मानसिकता है वो एंटी इंडिया सेंट्रिक मानसिकता है। वो सब कुछ इंडिया को लेकर ही वो सोचती रहती है कि ऐसे क्या कदम उठाए, ऐसे कौन कौन से देशों के साथ मित्रता करे, ऐसा क्या काम करे जिससे इंडिया को धक्का पहुंचे। सब कुछ
इंडिया को लेकर ही वो एंटी सोचती रहती है। इस कारण से एक माहौल जो पाकिस्तान में बना है वो नेगेटिविटी का है। ठीक उसके विपरीत इंडिया में जो सोच है वो डेवलपमेंट का है। किस प्रकार से एक ऐसा रिलेशन बनाया जाए, किस प्रकार से कुछ ऐसे काम किए जाएं जिससे ग्लोबल एरिना, एक सेकंड, जिससे पूरे विश्व में भारत भी आगे बढ़े, अपने भाइयों को अर्थात सार्क देश के जो लोग हैं वो भी पॉवर्टी एलिवेशन करते हुए वो भी आगे बढ़े। किस प्रकार एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च हो जो चारों हमारे जो 7-8 जो सार्क नेशन है उनको बेनिफिशियरी हो सके। इस प्रकार की सोच हमारी है। तो स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान को अगर परिवर्तन करना है तो कहीं ना कहीं उसके साइकी में करना है। जहां डिफेक्ट है, डिफेक्ट कहीं और नहीं है, डिफेक्ट मूल सटल साइकी ऑफ पाकिस्तान में है और वही मूल कारण है कि ये परेशानी हो रही है। पत्रा जी, मैं जरा आपकी साइकी जो है मैं आपको समझा दूं कि आपने बर्मा में एक्शन किया तो रौला पाकिस्तान का मचा दिया कि जी पाकिस्तान को ये सबक हो गया। नहीं करना। आपने इकोनॉमिक कॉरिडोर का हमारा किस्सा निकला चाइना के साथ तो आपने रोना धोना शुरू कर दिया। तो साइकी तो आपकी तबाह हुई पड़ी है। मैं एग्जांपल देता हूं, पाकिस्तान के और कोई चीज नजर नहीं आती। अगर ये साइकी आपकी बदल जाए तो हमारी बदलने में तो 5 मिनट लगेंगे। आपके जो आपका मानदाना रवैया धमकियां दे रहे थे कल को देख के तो उस पर रिएक्ट करते हैं। अच्छा चले, मेरा ख्याल है वाजपेयी साहब काफी ब्लेम गेम हमने काफी कर ली है और करवा ली है। तो परवेज रशीद साहब जो है वो कल की मीटिंग के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं। जी परवेज रशीद साहब। मीर साहब, मैं पहले सिर्फ एक बात मैं भी कहना चाहूंगा कि अभी पाकिस्तान में 2013 के इंतखाबात हुए। पूरी इंतखाबी मुहिम में पाकिस्तान ने अपने अंदरूनी मसाइल का तो जरूर जिक्र किया होगा, लेकिन पाकिस्तान ने कोई हिंदुस्तान दुश्मनी की बुनियाद पर उस इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया। जबकि हिंदुस्तान में जो इंतखाब हुए वो पाकिस्तान दुश्मनी की बुनियाद पर वोट लोगों से उसमें वोट मांगा गया। तो ये दोनों इंतखाबी मुहिम जो पाकिस्तान में चली और जो हिंदुस्तान में चली वो बजाते खुद इस चीज़ की गवाही पेश करती है कि कौन हिंदुस्तान सेंट्रिक है और कौन पाकिस्तान सेंट्रिक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ कभी इस तरह की बात पर लोगों से, लेकिन राशिद साहब हमें याद आ रहा है कि कश्मीर का जिक्र वहां पर इलेक्शन में जरूर हो रहा था। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि अब हमें इन बातों से आगे की तरफ जाना चाहिए। हम अगर पिछले 65 साल के जख्म कुरेदते रहेंगे तो फिर अगले 65 साल भी लहू बहता रहेगा। हमें इस लहू को बहने से रोकना है, जख्मों को कुरेदना नहीं है, उन पे कोई ना कोई मरहम रखने की कोशिश करनी है। हम दोनों ने इस खित्ते में सदियों तक एक दूसरे के साथ हमसाये के तौर पर रहना है। यह मजबूरी है, हमारी भी मजबूरी है, आपकी भी मजबूरी है। तो चलिए इस मजबूरी को अच्छे ज़ाब्तों के तहत, अच्छे असूलों के तहत, अच्छे तरीके के साथ हम एक दूसरे के साथ रहना जो है उसके असूल जो हैं उनको बना लें। और उन असूलों में पहला असूल यही होना चाहिए कि हम एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। हम अपनी रियासत के अंदर किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो किसी दूसरे के मुल्क में जाए और कोई मुदाखलत करे। और आप भी ये अहद कर लीजिए कि आप भी माजी से रिश्ता तोड़ेंगे, आप भी माजी की तरह जो जिन बातों पर फख्र करते हैं कि आपने मुदाखलत की, उन बातों पर आइंदा के लिए नहीं उनको दोहराएंगे कि आइंदा आने वाले 65 साल भी आप फख्र करते रहें। हामिद मीर साहब, हमें लगता है कि एक सवाल का जवाब हिंदुस्तान के लोग भी चाहेंगे वहां पर, चूंकि आपके साथ तमाम लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि जब इस बात का वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। लगातार खुल रहे हैं, लेकिन बातचीत होनी है और उसको लेकर किस दिशा में बातचीत जाएगी। जी पार्थी सर, अब आखिरी हिस्से में हम लोग आ गए हैं। क्या इस बातचीत को इस पॉजिटिव वे में देखा जा सकता है या इतिहास के किसी हिस्से को ला के रखा जा सकता है कि वैसे संबंध हो जाए? Let us first talk and then I will talk with you. Do you think it's a major step forward in India-Pakistan relations? I'll let you know when we talk. समझता हूँ कि अतीत, निकट अतीत में अगर आप देखें तो हमारे रिश्ते पाकिस्तान के साथ 2004 से 2007 तक बहुत बेहतर हुए, इसलिए कि 2003 नवंबर को वो सीज़फायर आया और गोलाबारी नहीं हुई जम्मू कश्मीर में और इंटरनेशनल बॉर्डर में। 2004 और से लेकर 2007 पर अच्छे बातचीत हुए हर एक विषय पर, कश्मीर समेत, और कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ। लेकिन मुशर्रफ के जाने के बाद जब से कयानी
सेनाध्यक्ष बने तब से फिर ये शुरू हुआ, हमारे एम्बेसी पर अटैक हुआ काबुल पर, उसके बाद मुंबई। तो मैं सोचता हूँ कि माहौल उस तरह का रहे जो 2004 से और जो 2007 तक के बीच में रहा। इसके लिए मैं समझता हूँ कि अगर ये जो होने वाली बातचीत है कल नवाज शरीफ और मोदी साहब के बीच, अगर ये हम तय कर सकें कि उस तरह का माहौल बनाएंगे जहाँ गोलाबारी नहीं हो रही थी, जहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल और नहीं दूसरी नहीं बात तो सुनिए, दूसरी बात ये कि कोऑपरेशन और बढ़े, तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ के लिए अगर वो ये तय कर सकें कि पहले उनके फॉरेन सेक्रेटरी यहाँ आए कि आगे बढ़ कैसे बढ़ें, और इसके अलावा मिलिट्री के डीजीएमओस के बीच डायरेक्ट बातचीत हो, जिससे जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, फायरिंग हो रही है, वो दो पॉइंट उठा रहे हैं खास तौर से, एक तो फॉरेन सेक्रेटरीज की और एक डीजीएम, ये दो स्थिति होनी चाहिए। और अगर ये तशद्दुद के बात करना चाहते हैं, मैं इसी की बात लेने तैयार हूँ कि एक सीक्रेटली आईएसआई और रॉ के लोग मिले, ये उस हद तक भी जाए मुलाकात हो। लेकिन हम इसके आवाम के भीतर के कुछ आवाज़ जो हैं, जिसका जिक्र जेडी बख्शी साहब आप लगातार करते हैं, क्या प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे तो ये आवाज़ आएगी आपने लखवी की बात की कि नहीं की? क्योंकि कल उन्होंने चीन के प्रेसिडेंट से मुलाकात की, उसमें शी जिनपिंग से आपसे जिक्र किया, विरोध भी दर्ज कराया। इस बात का जिक्र होगा, आप जमातुल दावा पे प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र कह चुका है, अमेरिका कह रहा है, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या ये सारी एम्बियंस सुनाई देगी इस बैठक के भीतर में? लगता है आपको प्राइम मिनिस्टर इस बात का जिक्र करेंगे और उस तरफ से रिस्पॉन्स आएगा? आपको लगता है? जिक्र ये सवाल तो मेरा, जहां तक मेरी सोच है, जिक्र तो वो जरूर जिक्र होगा, करना होगा, क्योंकि ये उनका जाती फर्ज है, ये उन्होंने किया है। अभी शी जिनपिंग साहब को भी सुना दिया है, तो क्यों कतराएंगे वो नवाज शरीफ को सुनाने में? लेकिन देखिए, मैं सिर्फ एक तवज्जो दिलाना चाहता हूं, एक पैटर्न जो हमने ऑब्जर्व किया है। देखिए, जब मोदी जी की सरकार आई, सबसे पहला न्योता तमाम सार्क देशों को गया, नवाज शरीफ साहब शामिल। क्या तोहफा मिला हमें उस वक्त आईएसआई से? हमारी अफगान कॉन्सुलेट में हमला, और ये तो हमारे गार्ड्स की मुस्तैदी है साहब, और अफगान गार्ड्स की मुस्तैदी है कि बड़ा सीज ड्रामा, हॉस्टेज ड्रामा नहीं हुआ, नहीं तो पार्टी पूप हो जाती हमारी और बड़ा बुरा स्टार्ट होता साहब। उसके बाद साहब, जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन, जब वहाँ मीटिंग्स पे गए, साइडलाइंस पे मीटिंग हुई, पाकिस्तान की फौज ने अर्निया में फायरिंग, पाकिस्तान की आईएसआई ने वहाँ पे आपके सांबा और जगहों पे, कठुआ पे हमले, पूरा मतलब कोई भी माहौल बन रहा था, वो अमेरिकन दबाव है या अंतर्राष्ट्रीय दबाव है कि बातचीत होनी चाहिए? ये तो साहब पाकिस्तान की आईएसआई और फौज का दबाव सबसे पहले है ना, बातचीत जब तक ये है, जैसे कि ये बातचीत क्यों होनी चाहिए तब? अगर ये बातचीत के पीछे किसका दबाव है कि बातचीत होनी चाहिए? बातचीत, देखिए, वो कहते हैं ना कि कोशिश करना इंसान का फर्ज है। चलिए साहब, हमने कोशिश तो कर दी, लेकिन अगर आप मुझे पूछें कि मैं दिल टटोल कर बोलूं कि साहब मुझे कितनी उम्मीद है, तो माफ कीजिए, मैं तो ना उम्मीद हूँ एक फौजी। आखिरी कमेंट। नहीं, ज़्यादा उम्मीद रखना भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, अगर ये निर्णय लिया जाए कि संपर्क रहेंगे सेनाओं के बीच और जो डिप्लोमेट्स हैं दोनों के बीच, फॉरेन सेक्रेटरी के स्तर पर, ताकि तनाव को हम कम कर सकें, और अगर तनाव कम हो तो बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ने वाली। यानी उम्मीद और एतबार पर ये पूरी की पूरी बातचीत या मुलाकात कहीं टिकी हुई। आधे घंटे की मुलाकात होनी है, रूस के उफा शहर में ये मुलाकात होगी, इंतजार हम भी कर रहे हैं, और जब ये मुलाकात होगी फिर लौटेंगे मेहमानों के साथ, इस पार भी उस पार। थोड़ा सा ब्रेक के बाद कुछ और।